Hello everyone, this is Bhavna Sharma, your SS teacher. First of all, a very good evening to all of you. And today we will discuss our chapter number 11 and the name of this chapter is The Freedom Struggle. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए थिंग्स टू लर्न, द अर्ली फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड द गांधीयन फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जो अर्ली फेज था फ्रीडम स्ट्रगल के लिए वो, और जब गांधी जी आ जाते हैं जो गांधीयन फेज है वो, ठीक है। तो अभी बिग आइडिया क्या है इस चैप्टर का देखते हैं। द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया फॉर अबाउट 200 years. It was after a long period of struggle that India gained independence. मतलब कि जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने 200 साल तक यहाँ पे क्या किया, रूल किया, और आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल, एक लंबे संघर्ष के बाद हमें क्या मिली, इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, ठीक है। अब देखते हैं, लेट्स गो। तो देखिए लेट्स गो में क्वेश्चंस हैं, तो पहले हम उनको देखते हैं। वाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। हम हर साल 15 अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हमें क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज गांधी जी रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन क्यों बोला जाता है, राष्ट्रपिता क्यों बोला जाता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने ये टाइटल दिया था गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि दिस इज द पर्सन, मतलब ये एक ऐसा पर्सन है जो पूरी की पूरी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने में एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, डू यू थिंक आवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज सिंपल एंड इजी, डिस्कस योर व्यूज इन क्लास। तो बेटा जो ये व्यूज़ आएंगे वो आपके चैप्टर रीड करने के बाद आएंगे, बट मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि जो ये फ्रीडम स्ट्रगल था, दिस वॉज नॉट सिंपल एंड ईजी। बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए थे, आफ्टर दैट हमें इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। अब देखिए अर्ली फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। सबसे पहले क्या हुआ था, वी हैव ऑलरेडी रीड दैट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो क्वीन थी इंग्लैंड की वो क्या बनी थी, एम्प्रेस बनी थी इंडिया की। इंडिया वॉज दैन ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। उस टाइम पे जो इंडिया है क्या था, कॉलोनी था किसका, ब्रिटिश का। कॉलोनी क्या होता है कि जो भी कंट्री, मान लीजिए कोई कंट्री है, उसके ऊपर कोई बाहर की या दूसरी कोई कंट्री आके राज करती है, रूल करती है, तो जिस कंट्री पे ये सब होता है वो क्या बन जाती है, कॉलोनी बन जाती है, ठीक है। पीपल वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एंड वांटेड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। अब जो लोग थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था, ठीक है। ये हम अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सिपोय म्यूटिनी, और जो पीसेंट्स थे वो भी खुश नहीं थे, सोल्जर्स थे उनका भी प्रमोशन नहीं हो रहा था आर्मी में, एज वेल एज जो रूलर्स थे उनके भी काम में इंटरफेरेंस हो रही थी, तो कोई भी हैप्पी नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं हम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वॉज फॉर्म इन 1885 इन बॉम्बे, नाउ मुंबई। जो INC है, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बना था, 1885 में, और कहाँ, बॉम्बे में, और आजकल हम उसे बोलते हैं मुंबई। इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लीडिंग द मूवमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ अ कंट्री। जो ये INC बना था, इसने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, किसके लिए, जो भी फ्रीडम हुए थे हमारी कंट्री में, जो भी मूवमेंट हुए थे हमारी कंट्री की फ्रीडम के लिए, ठीक है। सम ऑफ द अर्ली लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर गोपाल कृष्णा गोखले, दादा भाई नौरोजी एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सब क्या है, लीडर्स के नेम बता रखे हैं। और जो INC है वो यूज पटिशन और राइट लेटर्स टू द गवर्नमेंट अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस बाय द इंडियंस। और जो INC थी वो हमेशा से ही पटिशन लगाती रहती थी, ठीक है। जो भी उनको गलत लगता था उसका अपोज करते थे और बताते थे कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, लेटर्स भी लिखते थे गवर्नमेंट को, जो जो वो प्रॉब्लम्स फेस करते थे। अब यहाँ से देखिए, the early leaders believed that the British would consider their petitions and make necessary reforms. जो पहले के लीडर्स थे उन्हें क्या था कि जो ब्रिटिश हैं वो कंसिडर करेंगे उनकी पटिशंस को, उनको समझेंगे और रिफॉर्म्स करेंगे, कुछ चेंज करेंगे जो वो चाहते हैं। हाउएवर द गवर्नमेंट इग्नोर मोस्ट ऑफ देयर रिक्वेस्ट, बट जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे उनके रिक्वेस्ट को क्या किया, इग्नोर किया, ठीक है। अब जो न्यू मेंबर थे, जो न्यूअर मेंबर ऑफ कांग्रेस डिमांडेड अदर मेथड्स टू बी यूज बिसाइड्स पटिशन। उन्होंने अपने नए नए मेथड्स के लिए डिमांड किया, सो दैट इमीडिएट एक्शन वुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, जिससे कि
इमीडिएट एक्शन आए, तुरंत जो भी है एक्शन आनी चाहिए। दे वांटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल इन द फ्रीडम मूवमेंट, वो चाहते थे कि जो कॉमन पीपल हैं, आम आदमी हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करें फ्रीडम मूवमेंट में, ठीक है। सम ऑफ द न्यूअर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर, अब आपको न्यू मेंबर के नेम पता होने चाहिए कौन कौन थे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक। Thus the newer member of the Congress disagree with the views of the older member। अब उन दोनों का जो व्यू था वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था, ठीक है, वो डिसएग्री थे। जो नए मेंबर थे वो डिसएग्री थे किसके, किनके व्यूज़ के साथ, जो ओल्डर मेंबर थे उनके व्यूज़ के साथ। अब देखते हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ये क्या था। In 1905, Lord Curzon, the Viceroy of India at that time, divided Bengal into two provinces। 1905 में क्या हुआ, जो लॉर्ड कर्जन थे वाइसरॉय इंडिया के उस टाइम पे, उन्होंने बंगाल को क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दो पार्ट में क्या हो गया भाई, डिवाइड हो गया बंगाल। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड पार्टीशन बंगाल इनटू टू प्रोविंसेस। उन्होंने हमेशा से ही इस पॉलिसी को अपनाया, डिवाइड एंड रूल, मतलब कि लोगों को आपसी जो रिलीजन है और उनकी कास्ट है उसमें डिवाइड कर दो एंड रूल करो। इन वन ऑफ दिस प्रोविंसेस द मेजोरिटी ऑफ पीपल वर हिंदूज एंड इन द अदर प्रोविंस द मेजोरिटी ऑफ पीपल वर मुस्लिम्स। पहला जो प्रोविंस था उसमें बहुत सारे क्या थे, हिंदू थे, एंड दूसरे वाले में क्या थे, मुस्लिम्स थे। जैसे ईस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में क्या थे, हिंदू थे, ईस्ट बंगाल में क्या थे, बहुत सारे मुस्लिम्स थे। तो बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए किसने डिवाइड किया था उस टाइम पे, तो आपको नेम पता होना चाहिए। अब द रीज़न गिवन फॉर द पार्टीशन वाज दैट इट वुड हेल्प द ब्रिटिश टू गवर्न द प्रोविंसेस इजीली। अब उन्होंने रीज़न क्या दिया कि हम क्यों डिवाइड करना चाहते हैं बंगाल को टू पार्ट्स में, कि हम अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, अब हम अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं इतने बड़े मतलब अपने इतने बड़े जगह पे हम अच्छे से अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उन्होंने ये रीज़न दिया था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, विरोध किया गवर्नमेंट के खिलाफ। टू इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स वर लॉन्च इन बंगाल आफ्टर द पार्टीशन। दो महत्वपूर्ण मूवमेंट हुए थे, लॉन्च हुए थे कहाँ पे, बंगाल में, जैसे ही पार्टीशन होता है, जिनको बोलते हैं दिस वर दी स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है। ये नेम पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो सकता है कि बताइए कौन से दो मूवमेंट थे जो लॉन्च हुए थे बंगाल में आफ्टर द पार्टीशन। अब नेक्स्ट है द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द मूवमेंट्स वर टू यूज़ इंडियन मेड गुड्स। अब देखिए स्वदेशी, सब मतलब क्या होता है अपना, देशी मतलब हमारी कंट्री का। तो जो भी गुड्स, जो भी सामान हमारी कंट्री में बनता है उसका यूज़, मतलब मेन फोकस ये किया गया था कि लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि हम अपनी कंट्री में बनी हुई चीज़ों को ही यूज़ करें एंड बॉयकॉट कर दे किसका, ब्रिटिश और फॉरेन गुड्स का। जो भी बाहर से सामान आता है हम उसका बॉयकॉट कर दे, बहिष्कार कर दें। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट लाइन देखिए, द मूवमेंट्स स्प्रेड रैपिडली टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो मूवमेंट था वो बिल्कुल तेज़ी के साथ पूरी कंट्री में फैल गया, ठीक है। स्प्रेड मतलब फैल गया, रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से। पीपल मेड यूज बॉनफायर्स एंड बर्न ब्रिटिश गुड्स। लोगों ने बहुत सारा सामान क्या किया, उसको जला दिया, आग के हवाले कर दिया। पीपल वर क्लोथ दैट मेड इन इंडिया। हमेशा लोग वही कपड़े पहनना पसंद करते थे जो इंडिया में बनते थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट्स एंड फाइनली द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू रीयूनिट द टू प्रोविंसेस इन 1911। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो क्या हुआ, तो जो गवर्नमेंट थी उसको भी क्या करना पड़ा, फोर्सफुली क्या करना पड़ा, मतलब वो चाहते तो नहीं थे ऐसा, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो प्रोविंसेस थी उनको रीयूनिट कर दिया, वापस से एक ही बना दिया 1911 में। However, it was too late because a divide had already been created between the Hindu and Muslim communities। लेकिन ये बहुत लेट हो चुका था क्योंकि एक डिवाइड, जो एक फूट पड़ने वाली बात थी, वो उनके बीच में पहले ही क्रिएट हो चुकी थी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने ये देख लिया था कि हम हिंदू एंड मुस्लिम को डिवाइड करके ही रूल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इन 1906 में क्या हुआ, अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका द मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म। मुस्लिम लीग थी वो कब फॉर्म हुई थी, 1906 में, ये याद रखना है। एमसीक्यू भी बन सकता है और वैसे भी। इट वॉज अनदर इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइम। ये दूसरा एक ऐसा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो इस टाइम पे बना था। मोहम्मद अली जीना जॉइंड द मुस्लिम लीग इन 1930। ये जो ईयर्स होते हैं, डेट्स होती हैं, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू मेमोराइज ऑल, ठीक है, आपको ये सब याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्मर्स, जो समाज के लिए सुधार मतलब कुछ ना कुछ
चेंजेस लाना चाहते थे, रिफॉर्म लाना चाहते थे, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक जो थे वो। अब देखिए यहाँ से ये पिक्चर दे रखी है राजा राम मोहन रॉय की, यहाँ से देखिए ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थे। बिसाइड्स द नेशनल मूवमेंट्स सम सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स वर ऑल्सो बीइंग कैरिड आउट इन इंडिया। जैसे ही नेशनल मूवमेंट हुए, दूसरे और भी रिफॉर्म्स चलाए गए थे उस टाइम पे इंडिया में, जैसे कि राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान, पंडिता रमाबाई एंड ईश्वर चंद्रा विद्यासागर वर सम रिफॉर्मर्स हु वर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते थे, सुधार करना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे। और ये रिफॉर्मर्स थे, ये किसके अगेंस्ट होना चाहते थे? चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। सती, सती कौन? मान लीजिए कोई लेडी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसके साथ ही उसको भी जला दिया जाता था, दैट इज सती। अब देखिए कास्ट सिस्टम, उस टाइम पे कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा वो था कि ऊंच नीच भेदभाव बहुत ज़्यादा चलता था। तो इन रिफॉर्मर्स ने क्या किया? इनके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज की, अपनी आवाज़ उठाई। अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जो अर्ली फेज था फ्रीडम स्ट्रगल का। अब आते हैं गांधी जी। अब गांधीयन जो फेज है वो देखिए, द गांधीयन फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल व्हाइल द कांग्रेस कंटिन्यू इट्स डिमांड फॉर रिफॉर्म्स। जो कांग्रेस थी वो हमेशा से ही डिमांड कर रही थी कि रिफॉर्म्स हों, चेंजेस हों। इट वॉज स्टिल नॉट आस्किंग फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बट वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंस के लिए बिल्कुल भी मतलब नहीं मांग कर रहे थे। द मेंबर्स कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर लॉज दैट द ब्रिटिश इम्पोज ऑन इंडियंस। अब जो मेंबर थे वो क्या कर रहे थे? कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे थे जो भी अनफेयर लॉज थे, ठीक है, जो ब्रिटिश ने उनके ऊपर इम्पोज कर रखे थे, थोप रखे थे, वो बिल्कुल उनका प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। दिस चेंज विद द अराइवल ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ से कौन आ जाते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी की एंट्री होती है। और देखिए यहाँ से पूरा उनके बारे में पता लगता है कि उन्होंने क्या क्या किया था। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न इन 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। ये आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो गांधी जी थे उनके जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। और कब हुआ था? 1869, 2 अक्टूबर, ठीक है। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी इंग्लैंड में। एंड प्रैक्टिस फॉर मैनी ईयर्स इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में बहुत साल क्या किया? प्रैक्टिस किया। ही केम टू इंडिया। अब फिर उसके बाद क्या होता है? वो इंडिया आ जाते हैं इन 1950, ठीक है। 1915 में वो इंडिया आ जाते हैं एंड बिकम एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। और एक महत्वपूर्ण नेता बन जाते हैं फ्रीडम मूवमेंट के। He wanted every Indian to put aside their regional, gender and religious differences and join the freedom movement. उनका क्या कहना था कि चाहे कोई किसी का कुछ भी रीज़न है, ठीक है, कुछ भी रिलीजन है, कोई भी जेंडर है, वो सबको क्या चाहते थे कि सब ज्वाइन करें फ्रीडम मूवमेंट को। His methods of freedom struggle were based on 2 principles, truth and non-violence. अब जो उनके 2 प्रिंसिपल थे वो क्या थे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य एंड अहिंसा। मतलब कि सच्चाई के मार्ग पे चलना है और कोई भी लड़ाई झगड़ा उसमें वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। अब एक बार यहाँ से देखते हैं, डिड यू नो, क्या आपको पता है गांधी जी was not allowed to travel in the first class compartment of a train in South Africa, though he was carrying a valid ticket. एक बार गांधी जी ने भी भेदभाव देखा था, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेन में नहीं बैठने दिया गया था। इवन उनके पास क्या था? एक वैलिड टिकट था। ही वॉज इंसल्टेड, उनको बेइज्जत किया गया एंड थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन बिकॉज ऑफ हिज स्किन कलर। उनका जो स्किन कलर था उसके बिहाफ पे उनको क्या कर दिया गया? ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यहाँ पे सबसे पहला था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था? और डेट याद रखिए, कौन कौन उस टाइम पे वॉइसरॉय था, वो सब याद रखना है इसमें, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है उनका। द गवर्नमेंट पास द रोलेट एक्ट इन 1919। ये रोलेट एक्ट का पास हुआ था 1919 में। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट क्या हुआ था इस एक्ट में? द पुलिस कुड अरेस्ट एनीवन, जो पुलिस है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है एंड सेंड हिम और हर टू जेल विदाउट अ ट्रायल इन कोर्ट। मतलब कि बिना किसी ट्रायल के उसको कोर्ट में जो ट्रायल होता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा है तो सीधा ऐसा नहीं है कि उसको जेल भेजा जाएगा। उसको एक बार मैजिस्ट्रेट है या जो भी उनका प्रोसीजर होता है उसके सामने पेश किया जाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? जो भी पर्सन उनको ऐसा लगता था कि इसने कुछ गलत किया उसको अरेस्ट कर लेते थे और सीधा उसको जेल भेज देते थे विदाउट अ ट्रायल इन कोर्ट। स्ट्रिक्ट एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट पीपल। जो स्ट्रिक्ट एक्शन थी वो ली जाती थी उन लोगों के खिलाफ जो अगेंस्ट थे इस एक्ट के, ठीक है। अब देखिए खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था?
खिलाफत मूवमेंट में देखिए इन 1914 1914 में क्या हुआ, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट अमंग अ फ्यू यूरोपियन कंट्रीज। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था कब हुआ था, 1914 में, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में हुआ था। द वार एंडेड इन 1919, और जो खत्म हुआ था, द एंड हुआ था वॉर का कब हुआ था, 1919 में, 1919 में। एंड द विनिंग कंट्रीज, जो भी कंट्री विन हुई थी, मतलब जीत गई थी, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, जिसमें ब्रिटेन भी इंक्लूड है, फोर्स द लॉसिंग कंट्रीज टू साइन इट। जो भी कंट्रीज हार गई थी, ठीक है, उनको क्या करना था, उन्होंने फोर्स किया कि आप ट्रीटीज को साइन कीजिए। देखिए ट्रीटी और जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म है मैं लास्ट में आपको यहाँ समझाऊंगी। ट्रीटी आप यहाँ देख लीजिए। एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रीटी। तो इन्होंने क्या फोर्स किया लोगों को, उन कंट्रीज को क्या फोर्स किया कि आप साइन कर दीजिए, ठीक है। According to these treaties, the losing side had to hand over some of their territory and pay money to the victorious country। अब इसके बदले में क्या होता था, ट्रीटी में क्या कहा जाता था कि जो भी कंट्री हार गई है, ठीक है, लॉसिंग साइड है जो, उसको हैंड ओवर करनी पड़ती थी अपनी कुछ टेरिटरी और कुछ पैसे देने पड़ते थे, मनी देना पड़ता था विक्टोरियस कंट्रीज, ठीक है। तो ये भी उनकी कहीं ना कहीं एक पॉलिसी ही कह सकते हैं हम, कि वो इस तरह से चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड पे हमारा राज हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से द ब्रिटिश फोर्ट अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट भी युद्ध लड़ा था। एंड द हेड ऑफ द ऑटोमन एम्पायर वाज द कैलिफ हु वाज रिस्पेक्टेड बाय मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम्स थे सब रिस्पेक्ट करते थे कैलिफ की। अब जैसे ही वॉर एंडेड होता है, आफ्टर द वॉर एंडेड, जैसे ही एंड होता है वॉर का, द ब्रिटिश फोर्स द कैलिफ टू साइन अ ट्रीटी। अब ब्रिटिश का तो हमेशा से ही ये रहा है कि भाई ठीक है आप हार गए हो तो आप ट्रीटी को साइन कर दीजिए, लेकिन अब के बाद कुछ उल्टा हुआ, कुछ अपोजिट हुआ। दिस टू कवा लॉट ऑफ हिज पावर्स। अब जो कैलिफ था उसकी बहुत सारी पावर्स ले ली गई। अब मुस्लिम से वो क्या हुए, एंग्री हो गए। मुस्लिम्स वर एंग्री एट द वे इन विच द कैलिफ वाज ट्रीटेड। अब कैलिफ को जिस तरीके से ट्रीट किया गया था तो मुस्लिम्स तो एंग्री हो गए थे, गुस्सा हो गए थे ना। अब इन इंडिया उस टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा था भाई, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड द खिलाफत मूवमेंट। तो इसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। जो यहाँ पे स्टार्टिंग में हेडिंग दे रखी है ना, ये यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। और ये मूवमेंट क्या कह रहा था, द मूवमेंट डिमांडेड दैट द पावर्स ऑफ द कैलिफ बी गिवन बैक टू हिम। उसकी जो पावर्स है वो उसको वापस दे दीजिए, ये इस मूवमेंट में बोला गया था। अब देखिए द जलियांवाला बाग। An incident took place in 1919 at the जलियांवाला बाग in अमृतसर। एक घटना हुई, कब हुई, 1919 में हुई, जलियांवाला बाग की अमृतसर में। जनरल डायर, नेम याद रखिए बेटा, जो नेम है ना वो आपको याद होने चाहिए, ईयर याद होना चाहिए, डेट याद होनी चाहिए। अब ब्रिटिश ऑफिसर, जनरल डायर कौन थे, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। उन्होंने क्या किया, हैड बैन ऑल पब्लिक गैदरिंग्स एंड प्रोटेस्ट इन अमृतसर। उन्होंने जितने भी पब्लिक गैदरिंग थी सबको बैन कर दिया, और प्रोटेस्ट जितने भी हो रहे थे सबको क्या किया, बैन कर दिया कि कुछ भी नहीं होगा ऐसा। हाउएवर सम पीपल ऑर्गेनाइज अ पीसफुल मीटिंग इन अ पार्क नेम जलियांवाला बाग। फिर भी बहुत सारे लोगों ने एक पीसफुल मीटिंग, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से एक मीटिंग रखी, और कौन से पार्क में, जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग, ठीक है। अच्छा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू अटेंड द मीटिंग। बहुत सारे लोग आए थे मीटिंग को अटेंड करने के लिए। द पार्क हैड अ नैरो एग्जिट एंड वाज सराउंडेड बाय वॉल्स ऑन ऑल साइड्स। अब जो पार्क है उसका क्या था, बाहर जाने का बिल्कुल नैरो एग्जिट था, एंड वो सराउंडेड बाय वॉल्स, और जो कि चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था। अब जनरल डायर ने क्या किया भाई, जनरल डायर ऑर्डर्ड पुलिसमैन टू ब्लॉक द ओनली एग्जिट। जो एक रास्ता था उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, मतलब कि बंद कर दिया। एंड ओपन फायर एट द क्राउड। और जो भी भीड़ थी, क्राउड था, उसके ऊपर क्या किया, ओपन, ठीक है, फायरिंग स्टार्ट कर दी। इट इज़ बिलीव दैट मोर देन 1000 पीपल डाइड। ऐसा माना जाता है कि 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, एंड मैनी वर इंजर्ड, बहुत सारे घायल हो गए थे। द इंसिडेंट हैपेंड ऑन 13 अप्रैल एंड केम टू बी नोन एज द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इसको बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। मतलब ये बोला जाता है कि बहुत सारे लोग मारे गए थे, और इवन वहाँ पे खुशी का माहौल था, बहुत सारे लोग अपने शांतिप्रिय तरीके से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आज तक भी कोई उसे बुला नहीं पाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको मेमोरियल भी बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं द मेमोरियल बिल्ट इनसाइड द जलियांवाला बाग। अब यहाँ से देखिए, इन रिस्पॉन्स टू द जलियांवाला बाग इंसिडेंट द INC लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था तो INC ने क्या किया, एक मूवमेंट चलाया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920, ठीक है। द मूवमेंट फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह।
अब जो मूवमेंट्स थे उसमें क्या थे, उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, सत्याग्रह मतलब कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की मतलब उसको फॉलो करते हुए चलना है। द मेन गोल ऑफ द मूवमेंट वाज टू गेन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। मेन गोल उनका वही था कि हमें फ्रीडम चाहिए किससे, ब्रिटिश रूल से। अब thousands of people joined the movement. Students boycotted British-run schools and colleges, and lawyers boycotted courts. अब हुआ क्या, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने क्या किया, मूवमेंट को ज्वाइन किया। स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बहिष्कार कर दिया जो भी स्कूल ब्रिटिश के द्वारा चलाए जा रहे थे। कॉलेजेस थे, लॉयर्स थे, उन्होंने क्या किया, बॉयकॉट कर दिया किसका, कोर्ट्स का, वो वहाँ नहीं जाते थे। अब यहाँ से देखिए बेटा, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज मेंट टू बी पीसफुल बट इट टुक अ वायलेंट टर्न इन 1922। सब कुछ बिल्कुल सही चला था, सब कुछ पीसफुली हो रहा था, बट 1922 में क्या हुआ भाई, एट चौरी चौरा जगह है, डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। अब प्रोसेसन ऑफ फार्मर्स वाज फायर्ड एट बाय ब्रिटिश। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, फायरिंग कर दी। प्रोसेसन क्या होता है, जो मतलब जो लोग जा रहे हैं, मतलब फार्मर्स जा रहे थे, उनका जो प्रोसेसन था, जो लोग जा रहे थे ग्रुप में, उनके ऊपर क्या किया, फायरिंग कर दी। इन रिस्पॉन्स पीपल बर्न डाउन द चौरी चौरा पुलिस स्टेशन, किलिंग सम पुलिस में। उन्होंने भी क्या किया, बदला। अब भाई देखिए उनके साथ बिना बात पे कुछ हो रहा है तो वो भी ऐसे खाली थोड़ी वो करेंगे, तो उन्होंने भी क्या किया रिस्पॉन्स में, पीपल बर्न डाउन दी चौरी चौरा पुलिस स्टेशन। उन्होंने भी जो पुलिस स्टेशन था उनको जला दिया और बहुत सारे जो पुलिसमैन थे उसमें मारे गए। ठीक है, गांधी जी वॉज डिसअपॉइंटेड बाय द इंसिडेंट एंड कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। अब गांधी जी बहुत डिसअपॉइंट हुए थे कि ये घटना कैसे हो गई, हम तो सत्य और मतलब सच्चाई के मार्ग पे चल रहे थे और हम तो अहिंसा को फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये क्या हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द आईएनसी डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरह से वो अपना राज चाहते थे फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इट डिसाइडेड टू लॉन्च अ लार्ज स्केल मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। उन्होंने क्या किया था, एक लार्ज स्केल मूवमेंट चलाने के लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था, और लीडर कौन बनेंगे उनके, गांधी जी बनेंगे। द मूवमेंट बिगेन विद द डांडी मार्च। जो मूवमेंट स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, डांडी मार्च से। दिस मार्च वॉज लेड बाई गांधी जी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोल्ट लॉ। अब जो ये मार्च था इसमें क्या था भाई, गांधी जी ने किसके लिए प्रोटेस्ट चलाया था, जो सोल्ट लॉ था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट सोल्ट फ्रॉम द सी। अब इसमें क्या था कि जो इंडियंस थे उनको क्या अलाउ नहीं किया जा रहा था, उनको क्या अलाउ नहीं था कि वो कलेक्ट करें सोल्ट को सी से। दे वर फोर्स टू बाय सोल्ट फ्रॉम द ब्रिटिश। उनको फोर्स किया गया कि आप वही सोल्ट बाय करेंगे, खरीदेंगे जो ब्रिटिश देंगे एट हाई प्राइसेस, और जो उनकी कीमत थी बेटा वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या सोचा कि हम तो सोल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे, बिकॉज सोल्ट वॉज समथिंग दैट वाज यूज बाय एवरीवन, रिच पुअर और अ फॉलोअर ऑफ एनी रिलीजन। क्योंकि सोल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई यूज़ करता है, बेशक वो अमीर है, गरीब है, या फिर किसी भी रिलीजन को फॉलो करता है। ठीक है, इट यूनाइटेड ऑल इंडियंस। इसने क्या किया, सारे के सारे इंडियंस को क्या कर दिया, वापस से एकजुट बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले महात्मा गांधी जी ड्यूरिंग द डांडी मार्च। अब देखते हैं टू ब्रेक दिस सोल्ट लॉ गांधी जी मार्च विद 78 फॉलोअर्स फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। अब इस सोल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने मार्च किया, मतलब कि पैदल चलना स्टार्ट कर दिया 78 फॉलोअर्स के साथ फ्रॉम साबरमती आश्रम से दांडी तक, जो कहाँ है, गुजरात के कोस्ट पे, गुजरात के तट पे। दे कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ ओवर 300 किलोमीटर ऑन फुट एंड वर जॉइंड बाय मैनी मोर पीपल। मतलब वो पैदल चल के गए थे और 300 किलोमीटर तक पैदल चल के गए थे, इतना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया था। ऑन रीचिंग दांडी गांधी जी पिक अप सोल्ट फ्रॉम द सी एंड दस ब्रोक द सोल्ट। उन्होंने क्या किया, हाथ में उठा लिया अपना जो नमक था, उन्होंने सी से उठा लिया सोल्ट और क्या किया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया किसको, सोल्ट लोगों। विद दिस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1930। मतलब कि वो बिल्कुल भी ओबीडियंट नहीं थी, उन्होंने ये दिखा दिया था कि हम बिल्कुल भी ओबीडियंट नहीं है इस मामले में, क्योंकि सोल्ट तो भाई ऐसी चीज़ें सब यूज़ करते हैं, तो वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे इससे। थाउजेंड्स ऑफ वीमेन, स्टूडेंट्स, लैंड ओनर्स एंड पीसन्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, महिलाएं थी, किसान थे, ठीक है, स्टूडेंट्स भी थे। द मूवमेंट एंडेड इन 1934, और जो मूवमेंट था वो 1934 में एंड हो जाता है, बट द गवर्नमेंट स्टिल रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। बट जो सरकार थी वो अब भी ब्रिटिश के
जो ब्रिटिश थे उनके हाथों में ही थी। अब देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द INA। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। अब दूसरा जो वर्ल्ड वॉर होता था वो होता बेटा 1939 में, ठीक है, 1939 में। इट वॉज ए वॉर fought among यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग ग्रेट ब्रिटेन। अब जो ये वॉर हुआ था ना वो किस किस के बीच में हुआ था, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, और उसमें ग्रेट ब्रिटेन भी था। अब ग्रेट ब्रिटेन क्या चाहता था, इंडिया का सपोर्ट चाहता था किसमें, इन दी वॉर, कि आप भी आइए और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बट द INC लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। बट उन्होंने क्या, INC था, उन्होंने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब कि छोड़ दो भारत को 1942 में। गांधी जी ये स्लोगन डू और डाई, गांधी जी ने भी नारा दिया था कि डू और डाई, करो या मरो। मैंने लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। इन सब लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। और जो इंडियन नेशनल आर्मी है और द INA वॉज फॉर्म बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इन्होंने बनाई थी जो INA है इंडियन नेशनल आर्मी, किसने बनाई थी भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। He was a member of the Congress, वो कांग्रेस के मेंबर थे। However, he left the Congress due to some differences in opinion with गांधी जी। बट उनके कुछ ओपिनियन में डिफरेंसेस आ गए थे गांधी जी के साथ, तो उन्होंने उसको लेफ्ट कर दिया था कांग्रेस को। He believed that freedom could only be achieved by force। उनका मानना था कि जो फ्रीडम है वो हमें फोर्स से ही मिल सकती है, मतलब कुछ पीसफुली हम जो कर रहे हैं उसका कोई बेनिफिट है नहीं, तो हमें सब कुछ फोर्सफुली ही करना होगा, लड़ाई झगड़े से ही हम फ्रीडम मतलब मिल सकती है हमें। ही वॉज सेंट टू जेल मैनी टाइम्स, उनको बहुत बार जेल भेजा गया। बट ऑन वन सच ओकेजन ही एस्केप टू रशिया, बट एक बार वो भाग निकले, कहाँ, रशिया। फ्रॉम रशिया ही वेंट टू इटली, रशिया से वो इटली गए एंड देन जापान, फिर उसके बाद वो जापान चले गए। ही फॉर्म द INA एंड फॉर द ब्रिटिश फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्या भाई, उन्होंने INA को बनाया और किसके लिए लड़ाई लड़ी, इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। ये देखिए ये फोटो दिखा रखे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब लास्ट है बिल्कुल, इंडिया विंस इंडिपेंडेंस की। इंडिया को फिर लास्ट में क्या मिल जाती है, इंडिपेंडेंस मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है इन 1945। 1945 में क्या होता है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, ख़त्म होता है, द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे हैड नो अदर ऑप्शन दैन टू लीव एंड ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया। उन्होंने सोच लिया था कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अब हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकें, यहाँ पे हम रह सकें, ठीक है। However, there was a demand from the leaders of the Muslim League to divide India and form a separate state। उनकी देखिए डिवाइड एंड रूल जो उन्होंने किया था, तभी से उनके जो ओपिनियन थे उसमें डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो गया हिंदू एंड मुस्लिम के। तो जो लीडर्स थे उन्होंने क्या डिमांड किया कि मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या डिमांड किया कि आप इंडिया को डिवाइड कर दीजिए और एक अलग स्टेट बना दीजिए। आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन, बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज पार्टीशन टू फॉर्म पाकिस्तान। फिर जो हमारी पूरी कंट्री इंडिया थी उसको क्या किया भाई, 2 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। 2 पार्ट में वो डिवाइड हो गई थी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ये I है और ये P है, इंडिया एंड पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, एंड लास्ट में है इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। लास्ट में उसको क्या मिल जाती है, 15 अगस्त को 1947 में उसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो लेट्स गो में जो आपके क्वेश्चन थे ना वो यहीं से थे कि भाई हम उस दिन क्यों मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, इस दिन हमें आज़ादी मिली थी इसीलिए मनाते हैं, ठीक है। अब वर्ड्स टू नो और देख लो एक बार, देखिए कॉलोनी, कॉलोनी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कंट्री दैट इज गवर्न बाय अनदर मोर पावरफुल कंट्री, एक ऐसी कंट्री जो गवर्न की जाती है, रूल किया जाता है किसी दूसरी पावरफुल कंट्री के द्वारा, दैट इज अ कॉलोनी। नेक्स्ट है पटिशन, अ रिटन डॉक्यूमेंट साइन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आस्किंग समबॉडी इन हायर अथॉरिटी टू डू और समथिंग, मतलब कुछ चेंज चाहते हैं वो, टू डू और चेंज समथिंग, ठीक है। तो वो होता है पटिशन, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसको साइन करते हैं बहुत सारे लोग कि हमें इस चीज़ में चेंज चाहिए, ठीक है। रिफॉर्म क्या होता है, सुधार करना, टू इम्प्रूव अ सिस्टम बाय ब्रिंगिंग अबाउट सम चेंजेस इन इट, दैट इज रिफॉर्म। बॉयकॉट क्या होता है, बॉयकॉट देखिए, टू रिफ्यूज टू बाय, मना करना, क्या, बाय खरीदना, यूज़ करने के लिए और किसी भी चीज़ में मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो क्या होता है बॉयकॉट, मतलब कि बहिष्कार करना, रिफ्यूज़ करना किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, यूज़ करने के लिए और किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। और कैसे क्यों करने के लिए, एज अ वे ऑफ प्रोटेस्टिंग, कि वो उस चीज़ के खिलाफ है, उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं।
सती अभी बताया था मैंने, द प्रैक्टिस इन विच अ वाइफ बर्न हर सेल्फ अलॉन्ग विद द बॉडी ऑफ हर डेड हस्बैंड, मतलब जो पति मर जाता है उसके साथ ही जो उसकी बॉडी होती है उसके साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता है, वो होती है सती। ट्रायल क्या होता है? फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस इन अ कंट्री, एक फॉर्मल एग्जामिनेशन होता है, जो भी एविडेंस होता है, जो भी सबूत होता है, ठीक है, इन अ कोर्ट बाय जस्ट टू डिसाइड इफ अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट, मतलब ये पर्सन सच में उसने कुछ गलत किया है या नहीं किया है, वो क्या होता है? ट्रायल होता है, एक फॉर्मल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, किसी को भी जेल में भेजने से पहले। ट्रीटी क्या होती है? एग्रीमेंट होता है दो और दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में। और मैसेकर क्या होता है? किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली इन अ क्रूअल वे, बहुत सारे लोगों को मारना, वो भी बहुत बड़ी संख्या में और एक क्रूअल वे में, बिल्कुल भी मतलब जो उनका वे था वो बहुत ही गलत था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मतलब होने दिया और उसके बाद उनको जो गेट था उसको बंद कर दिया और फिर ओपन फायरिंग कर दी, ठीक है। एस्केप का मतलब क्या होता है? टू गेट अवे फ्रॉम अ प्लेस वेयर वन हैज़ केप्ट एज अ प्रिजन, कोई भाग निकले जहाँ पे किसी को क्या रखा एज अ प्रिजनर रखा जाए, कैदी की तरह रखा जाए, तो वो वहाँ से चला जाता है, तो वो क्या होता है? एस्केप करना, ठीक है। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, आप इसको ध्यान से पढ़ें, जहाँ भी डाउट्स आते हैं बताएं।